नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। बिहार मैट्रिक बोर्ड का रिजल्ट आ गया है और मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूं बिहार बोर्ड के टॉपर आकाश कुमार से। आकाश कुमार की पूरे बिहार स्टेट में रैंक आई है, 8वीं 8th रैंक उनकी है और अपने ज़िले अरवल में उनकी रैंक है फर्स्ट। और आपको बता दें, अरवल के मंगा बीघा गाँव से मेरे साथ जुड़ रहे हैं आकाश कुमार। आकाश को हमने इंटरव्यू के लिए क्यों चुना? दरअसल आकाश अपने आप में, आकाश की कहानी बहुत मोटिवेट करने वाली है। आकाश स्कूल नहीं जा रहे थे, स्कूल नहीं गए और घर में रहकर उन्होंने सेल्फ स्टडी की और अपनी मेहनत के बल पर, अपनी स्वाध्याय के बल पर उन्होंने पूरे राज्य में अपने शहर का नाम रोशन किया है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आकाश, ये जो रिजल्ट आया, पूरे बिहार स्टेट में आपकी 8वीं रैंक और अरवल जिले में पहली रैंक, आपको कैसा लग रहा है और रिजल्ट आने के बाद से कैसे आपकी जिंदगी बदल गई है? मैम, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और ये अचीवमेंट तो काफी सराहनीय है। और बहुत अच्छा लग रहा है। जब रिजल्ट आया उसके बाद कॉल देने की गई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक गरीब परिवार का लड़का इतना किया। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। आकाश, ये बताओ, आपकी कहानी बहुत मोटिवेट करने वाली है। आप विद्यालय नहीं गए, स्कूल नहीं गए, तो आप मुझे बताइए, आपके गांव का क्या माहौल है? गांव से कितनी दूरी पर आप एक शिक्षक के पास जाते थे पढ़ने के लिए? घर में आपकी बहन ने आपकी मदद की, तो आपके गांव में पढ़ाई का कैसा माहौल है? में तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों के वजह से गांव का माहौल खराब हो जाता है। 2022 में एक मेरा दोस्त था, तो 426 अंक प्राप्त किए थे। जहां तक शिक्षा व्यवस्था का सवाल है, मेरे गांव का शिक्षा व्यवस्था काफी अच्छी है और मैं लगभग 8 किलोमीटर साइकिल चलाकर रोजाना जाया करता था और उधर से आते वक्त तो 16 किलोमीटर साइकिल चला ही लेते थे। और करपी में न्यूली फ्लोर कोचिंग सेंटर किया, मतलब और वहीं से पढ़ाई मेरी हुई। मैं स्कूल तो नहीं जाता था और लोग कहते थे कि मतलब पटना भी नहीं रहा और अन्य कोई बड़े बड़े शहर में भी नहीं गया और घर बैठे इतना अचीवमेंट किया, तो बहुत ज्यादा बधाई मिल रहा है। ओके। अच्छा आकाश, ये बताओ, आपके पिता किसान हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी पढ़ाई में आर्थिक दिक्कतें भी आई होंगी। अगर आप ट्यूशन पढ़ने भी जा रहे हैं तो क्या 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 दुश्वारियां रही, क्या मुश्किलें रही हैं पढ़ाई में? मुश्किल तो शुरू से ही था मैम। जब पापा किसानी करते थे तो कर्ज में डूबे हुए थे, तो फिर कर्ज नहीं दे पाए, तो फिर पटना में गार्ड का जॉब कर रहे थे और किसानी घर पे मेरे एक चाचा हैं, तो वो कर रहे थे। पहले तो पढ़ाई अच्छी थी मेरी शुरू से ही, तो पढ़ाना मुझे चाहे मेरा बेटा। फाइनली मुझे पैसे का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि पापा के पास पैसे नहीं थे शुरू शुरू में। तो मैं बस सरकारी स्कूल में शुरू में पढ़ा, मतलब प्राथमिक विद्यालय में। लेकिन फिर 10th में जब आया तो मैं स्कूल नहीं जाता था, क्योंकि पापा बोले कि घर पे रह के तैयारी करो, ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अच्छा आकाश, ये बात थोड़ी अजीब भी लगती है और मुझे लगता है ये स्टूडेंट्स के लिए एक प्रेरणा भी हो सकती है कि जैसे लोगों को, बच्चों को लगता है ना कि स्कूल का माहौल अच्छा हो, जब भी कभी रिजल्ट आता है तो एक क्रेडिट दिया जाता है कि ये स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, इसलिए यहाँ से टॉपर स्टूडेंट निकलते हैं। लेकिन आपने ये डिसाइड किया कि नहीं, स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि इस बहुत अच्छा पढ़ाई का माहौल नहीं है, मेरा समय भी बर्बाद होगा, और आपने अपनी पूरी एनर्जी अपनी किताबों में लगाई। इससे ये भी लगता है कि अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करे तो वो सफल हो सकता है। तो पहले तो ये बताइए, आप स्कूल क्यों नहीं जाते थे? विद्यालय ना जाने का फैसला क्यों किया आपने? जब मैं 9th क्लास में था तो मैं विद्यालय जाता था, तो वहां पे मतलब लगभग 10 से 4 पढ़ाई होते थे, तो बीच में एक ही होता था। पढ़ाई का जो माहौल था तो बच्चों में उतना अधिक नहीं था। 9th क्लास में भी मैंने रेगुलर विद्यालय नहीं गया था। और रही बात 10th की न जाने की, तो कई कारण थे। जैसे सिलेबस को मतलब पढ़ाते तो थे सर, मतलब उतने अच्छा से मतलब नहीं पढ़ा पाते थे, तो हम मतलब नहीं गए, तो घर पे ही तैयारी किए थे और कोचिंग ली थी।
स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, सबसे पहले मैं आकाश की एक बार मार्कशीट भी डिस्कस कर लेती हूँ। आकाश के 500 में मार्क्स आए हैं 478, यानी इनका जो टोटल स्कोर है वो 478 है। मैथ में इनको 100% मार्क्स इनको हासिल हुए, यानी इनके 100 में 100 नंबर आए। अगर साइंस की बात करें तो 95 नंबर आए, 100 में इनके 95 नंबर आए। हिंदी में 93 नंबर आए हैं और संस्कृत में 94 और सोशल साइंस में 96 नंबर आए। यानी अगर आप ओवरऑल स्कोर देखें तो इनके अबव 95 से हर सब्जेक्ट में इनके अबव 95 मार्क्स इनके आए। तो इतना अच्छा स्कोर हासिल करना और वो भी बिना स्कूल जाए। अच्छा ये बताओ आकाश, जैसे अभी आपका पूरा एक्सपीरियंस 9th-10th की पढ़ाई का रहा है, सेल्फ स्टडी यानी खुद से पढ़ना। देखिए अगर आप बिहार बोर्ड में एग्जाम देने जाएं या यूपी बोर्ड में एग्जाम देने जाएं, किताबें सारे बच्चे वही पढ़ते हैं, क्वेश्चन पेपर वही सब बच्चों के लिए आता है। यानी कि आपकी सफलता का जो रहस्य है वो आपकी किताबों में छुपा हुआ है। तो आप सेल्फ स्टडी को यानी स्वाध्याय को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं? मैम, जब मैं कोचिंग से आता था तो स्वाध्याय में लग जाता था। हर बुक को अंडरलाइन करता था, हर चैप्टर को अंडरलाइन करता था, उसके बाद हर शब्द को समझता था और उसको समझने के बाद मतलब उसको लिखने का भी ट्राई करता था और फिर उसके समझने के बाद जो जो मतलब डिफिकल्ट टॉपिक लगा मुझे, उसको मैंने याद कर लेता था और जो समझने वाली है वो तो समझ के मतलब पार हो जाता था। और हर सब्जेक्ट में मैंने ऐसा ही किया, जो रटने वाले फॉर्मूले को मैंने रटा था और फिर उसके बाद जो मतलब सिद्ध किया हुआ फॉर्मूला जितना था तो उसको समझ लिया था और फिर उसके बाद फॉर्मूला को रट लिया। और जैसे मैंने कॉपी भी अच्छे ढंग से लिखे थे बिहार बोर्ड में, तो इतने मतलब स्कोर आया। और पीछे का तो बहुत ज्यादा रहस्य नहीं है, मतलब मैं इतना ही कहूंगा मैम। बस ये बताओ कि अगर टोटल हम देखें तो 24 घंटे में कितने घंटे आप पढ़ाई को देते थे? मैम, घर पे तो मैं लिमिट समय रोजाना नहीं पढ़ता था। जैसे किसी दिन 12 घंटे पढ़ा तो किसी दिन 6 घंटे, किसी दिन 10 घंटे, किसी दिन 4 घंटे। कोचिंग में मैं 3 घंटे पढ़ता था, 2 से 3 आवर पढ़ ही लेता था। तो घर पे 7 से अधिक घंटे पढ़ता था, मतलब घर पे। बहुत सारे स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि जो टॉपर होता है उसका रूटीन क्या होता है, उसकी लाइफ स्टाइल क्या होती है, उसके जीवन में कौन सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप मुझे अपना मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का शेड्यूल बताओ कि सुबह कितने बजे आप उठते थे, कितने बजे आप ट्यूशन पढ़ने गए, कितने घंटे बाद आप लौट के आए, फिर आपने सेल्फ स्टडी किया, कितनी देर सोए, कितनी देर टीवी देखा, मोबाइल देखा, क्या आपका रूटीन क्या था? मैम, सुबह तो मतलब हम 4 से 6 के बीच में जग जाते थे, मतलब इतना के बीच में जग जाते थे। उसके बाद सुबह उठा और ब्रश व्रश मतलब सब कुछ फ्रेश व्रेश हो लिए तो पढ़ना बैठ जाता था। और पढ़ने के बाद मतलब कोचिंग रहती थी शाम को, तो कोचिंग गया और शाम को फिर उसके बाद आया और थोड़ा सेल्फ स्टडी किया। और उसके बाद सुबह मतलब शाम को 10 बजे तक सो जाते थे, मतलब डिनर में करने के बाद। और उसके बाद सुबह 4 से 6 के बीच में जग जाते थे। यही रूटीन रही और पढ़ाई तो किए ही मैं। क्या आपको कुछ चीजें टॉपर बनने के लिए क्या आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ी हैं? जैसे होता है ना कि मोबाइल से दूरी बनाना है, टीवी नहीं देखना है, दोस्तों के साथ समय नहीं बर्बाद करना है, क्या क्या चीजें आपको छोड़नी पड़ी हैं? सब कुछ छोड़ना पड़ा। पहले तो मेरे घर में टीवी नहीं है तो पापा मतलब नहीं लगाए कि मतलब थोड़ा डाइवर्ट हो जाओगे। और फोन तो दीदी रखती है, तो फोन तो मुझे छूने ही नहीं देती है दीदी। और दोस्तों जो मतलब खेलते रहते थे उनसे मतलब दूर अलग की। 7th क्लास में बहुत खेलता था, 7th 8th में पढ़ता ही नहीं था, मतलब 1 घंटे पढ़ा वही सेल्फ स्टडी किया। तो दीदी मतलब बहुत ज्यादा सपोर्टिव की दोस्तों को मतलब छुड़ाने में और धीरे धीरे एक सही रास्ता पे लाने का कार्य की। तो मैं उनको भी बहुत थैंक यू बोलूंगा। और आप मोबाइल से दूर रहिए, टीवी से दूर रहिए। आप न्यूज देख सकते हो क्योंकि वो अच्छा थोड़ा है। तो फोन पे मैं न्यूज देख लेता था, दीदी बोलती थी कि देख लो, वही करता था। और फोन तो मैं उतना ज्यादा चलाता नहीं हूँ, उतना भी मुझे आता भी नहीं है फोन में सेटिंग क्या होता है, मतलब कुछ भी नहीं आता। अच्छा आकाश, अब मैंने बहुत जगह पढ़ा और सुना भी कि आपकी बड़ी बहन ने काफी आपकी मदद की, तो किस तरह वो आपको घर में किस तरह गाइड करती थी, उनका क्या रोल था? शुरू से ही मेरी दीदी हमारे लिए बहुत ज्यादा मतलब हेल्पफुल रही। जब मैं छोटा था
तब से ही दीदी मतलब पढ़ाने का मतलब थोड़ा-थोड़ा बता देती थी कि ऐसे करो, वैसे करो। फिर उसके बाद 7-8 क्लास में आया तब से एक गाइडेंस बनी। दीदी उतनी अच्छी मार्क्स स्कोर नहीं कर पाई थी। उसको लगता था कि मैं अपने भाई को मतलब सक्सेसफुल बनाऊँगा, जितना मेरा टारगेट था उससे ज़्यादा इसको अचीवमेंट कराऊँगा। शुरू से ही मतलब मेरे लिए मोटिवेटेड रही, मतलब मोटिवेट करती रही और पॉजिटिव थॉट्स मेरे माइंड में भरी। और इसके अलावा वो जब मैं 10th क्लास में आया तो अंतिम महीने में और उससे सेकंड महीने में मतलब टेस्ट लेती थी और उस टेस्ट का जो रिजल्ट आता था मुझे सुनाती थी कि ऐसे करो, ऐसे करो, यहाँ पे कमियां हैं, कॉपी कैसे लिखना है, कॉपी को मतलब कैसे सजाना है, डायग्राम कैसे बनाओ, सब मतलब दीदी ही बताई। और दीदी मेरे लिए काफी मतलब हेल्पफुल रही। ओके। अच्छा आकाश, अभी अब इस साल जो बच्चे मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे, आप ये बताओ कि एक टॉपर की आंसर बुक कैसी होती है? यानी कि एक जो टॉपर स्टूडेंट होता है, बुक्स वही है, क्वेश्चन आंसर वही है। बहुत सारे स्टूडेंट आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, सारे क्वेश्चन का आंसर सही लिखा। लेकिन एक कॉपी कैसे एक डिफरेंट होती है एक टॉपर की? यानी जब आप कॉपी लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे आपकी हैंड राइटिंग, आपको आपने कहा ना कॉपी सजाते थे, कैसे करते थे, क्या तरीका था? मैम मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैथ के मैं पहले बात करता हूँ। मैथ में मतलब मैथ के लिए फॉर्मूला बेस्ड यदि कोई क्वेश्चन है तो फॉर्मूला लिख दे और फॉर्मूला को घेर दे, फिर अंत में जो आंसर आया उसको मतलब पेंसिल से घेर दे और आंसर लिख दे। और राइटिंग तो बहुत ज्यादा मायने रखती है। और जब बराबर आप दे रहे हैं तो बराबर आप मतलब एक लाइन में लिखें बराबर को। उसके यही मैथ का मतलब फॉर्मूला है। हर क्वेश्चंस को सोल्व करें आप। चाहे तो आप अगर 3 घंटे का पेपर है तो आप 2 घंटे 40 मिनट तक कर सकते हैं और 20 मिनट पे आप आंसर को मिला लीजिए। मैंने 2 पेन का यूज किया था, एक ब्लू और ब्लैक। ब्लू से मैंने क्वेश्चन सोल्व किए और ब्लैक से हेडिंग डालता, जैसे मतलब फर्स्ट हल, इस प्रकार करके। साइंस के लिए तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस में भी मैंने 2 तरह के पेन यूज किए थे और सोशल साइंस में मैंने मैप ज्यादा बनाया और हिंदी में निबंध पे ज्यादा फोकस किया था और इंग्लिश में मतलब सबको पे फोकस किया और संस्कृत में भी वही जैसे बताया। टॉपर स्टूडेंट के लिए जो एक लर्निंग कैपेसिटी, आपने कहा कि मैथ के लिए तो प्रैक्टिस करना है, फॉर्मूले को लिखना है, कॉपी बहुत सुंदर लिखनी है, हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। एक लर्निंग कैपेसिटी, आप संस्कृत, हिंदी या सोशल साइंस वगैरह में याद होना, याद करना, और आपकी लर्निंग कैपेसिटी कितनी कैसी है? मेरा आईक्यू तो मतलब नॉर्मल ही है, मतलब 100 मतलब। तो मैं पढ़ता रहता था, जो समझने वाली चीज थी उसको समझता था। और जो मतलब लगता था कि नहीं इस समझ से नहीं हो पाएगा, इसको याद करना पड़ेगा, तो मैं उसको याद कर लेता था। मैथ में फॉर्मूला, साइंस में मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं फॉर्मूला बेस्ड, उसको मैंने प्रैक्टिस किया था। और मतलब अन्य सब्जेक्ट को भी इसी प्रकार पढ़ा। जो विषय आप याद करते थे उनको बार बार रिवाइज करना पड़ता था, या याद करने का भी एक तरीका होता है कि आपने किताब को पढ़ा और आंख बंद कर करके याद कर लिया, या फिर कॉपी में लिख के याद करना? आपका याद करने का क्या तरीका था? सबसे पहले तो नोट्स करना। जो मतलब डिफिकल्ट चीज है उसको नोट्स बना लेते थे और डिफिकल्ट चीज को रिवीजन किया, बहुत बार रिवीजन किया। मतलब जैसे हर 7-8 से बार रिवीजन किया था, हर चैप्टर को पढ़ा था 7 से 8 बार। मैथ तो मैंने 4 बार खत्म किया था अच्छे ढंग से। और मैथ तो कोचिंग में रिवीजन हो जाते थे। साइंस को भी मैंने बहुत ज्यादा रिवीजन किया। टेस्ट जब मेरा छमाही टेस्ट हुआ था मेरे कोचिंग में, तो उसमें मेरा 88% ही रहा मार्क्स, जिसकी वजह से मैं काफी डिमोटिवेट हुआ था। लेकिन रिवीजन जब मैंने किया सारे चैप्टर को और सारे एसएसटी वगैरह सारे चैप्टर को, तो फिर जाकर अंत में मेरा 96% अंतिम कोचिंग टेस्ट में रहा। ओके, थैंक यू आकाश, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और अब मैं एक दूसरे विषय पे बात करना चाहती हूँ कि अब आप 10th में आपने टॉप कर लिया, टॉपर हो गए, एक अचीवर की फीलिंग आपके अंदर अब ज़रूर आ रही होगी। अब अगला आपका टारगेट क्या है? अब आप क्या कर रहे हैं? अभी आपने क्या सोचा है? मेरा सोच तो है कि मैं डॉक्टर बनूं, नीट करके एमबीबीएस करूं, और यही मेरी सोच है। और आगे मैं यदि वैसा हुआ कंडीशन तो आईएएस भी कर सकता हूं।
पापा का सपना है कि तू मतलब एमबीबीएस बन, तो मैं वही करूँगा और मतलब यही चाह है मेरी। अभी जब से रिजल्ट आया है अभी आप बहुत सारे लोग आपको बुला रहे हैं, एक पहचान मिल गई है, काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल होगा आपका। और अब 11th में आपका क्या किसी नए स्कूल में एडमिशन लेने वाले, 11th-12th को लेकर क्या तैयारी है आपकी? 11th-12th के बारे में तो अभी नहीं सोचे, लेकिन ऑनलाइन क्लास लिए थे पीडब्ल्यू पे, तो वही अभी पढ़ रहा था मतलब खजाना पे। तो फिर 11th-12th तो मतलब इंग्लिश मीडियम में करना सोच रहे, क्योंकि नीट तो ज्यादा पेपर मतलब इंग्लिश में ही अच्छा रहता है, तो नीट में इंग्लिश में करूंगा। 11th-12th बिहार बोर्ड के लिए भी यही मतलब शेड्यूल रहेगी मेरी। और कोई स्कूल तो अभी कॉल आ रहा है कोचिंग से, तो अभी डिसाइड नहीं किया है कि किस कोचिंग में जाएंगे। हम्म। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि 10th में तो आपने स्कूल नहीं गए, लेकिन 11th में कहीं ना कहीं आपको एडमिशन लेना होगा, तो अभी आप क्या सोच रहे हैं कि 11th में रेगुलर आप स्कूल की पढ़ाई करेंगे या फिर वैसे ही जैसे आपने घर में रह के पढ़ाई की, 11वीं और 12वीं की पढ़ाई भी आप उसी तरह से करने वाले हैं? बिल्कुल, मैं उसी तरह से करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए बेटर है और मैं यही करूँगा। अच्छा, आपने एमबीबीएस करने का आपका ड्रीम है, आपने कहा आपके पिताजी ने आपको ये ड्रीम दिया है कि आप डॉक्टर बने। जाहिर सी बात है, डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट परीक्षा पास करनी होगी, तो इसका मतलब आपका बायोलॉजी में इंटरेस्ट होगा? हाँ, बिल्कुल, मैं बायोलॉजी मेरा अच्छा लगता है, लेकिन मैथ के बाद ही उसका नंबर आता है मेरे। अच्छा, तो आप अब आप 11th में एडमिशन लेके फिर आप मतलब मेन टारगेट आपका है नीट की तैयारी करना। बिल्कुल मैम। मैं एक बात चलते चलते आपसे ये पूछना चाहती हूँ आकाश, जो बच्चे छोटे शहरों में या कस्बों में या गांव में रहते हैं, आपको उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि अब आपकी कहानी से यही लगता है कि ये मायने नहीं रखता कि आप किसी दिल्ली मुंबई में रहते हैं, पटना में रहते हैं, किसी बड़े शहर में रहते हैं। एक अरवल गांव का एक छोटे गांव मंगा बीघा का बच्चा भी पूरे स्टेट में वो अपने नाम को, अपने गांव के नाम को रोशन कर सकता है। तो आप गांव के ऐसे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? गाँव के जिन स्टूडेंट को ये लगता है कि शहर में ही अच्छी पढ़ाई होती है या फिर शहर में ही हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये आप अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि गाँव में ही वही मतलब गाँव में यदि वो माहौल आपको मिले या फिर आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं उस माहौल को, और आप निरंतर यदि अभ्यास करें, निरंतर पढ़ें, तो आपको किसी भी तरह की सफलता प्राप्त हो सकती है। और एक हार्ड वर्क ही है और एक कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क ही है जिसको करके आप किसी भी तरह के मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जो लोग शहर में पढ़ रहे हैं उनका ही नंबर काफ़ी अच्छा आता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो सिलेबस सबका एक ही रहता है, जो शहर में पढ़ा उसका भी एक ही और जो गाँव में पढ़ा उसका एक ही। बस फ़र्क इतना रहता है कि आप कैसे उसको प्रिपरेशन करते हैं। सिलेबस को कोई अच्छे ढंग से पढ़ के अच्छा कर जाता है और कोई उस सिलेबस को अच्छा पढ़ता ही नहीं है, जिसकी वजह से मार्क्स कम आ जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि सिलेबस को आप क्लियर करो और ये मत सोचो कि पटना में रहेंगे तो अच्छे से क्लियर हो, गाँव में भी अच्छे से क्लियर हो सकता है। तो मैं यही सलाह दूँगा। हुँ। अच्छा, एक बात और आकाश, जैसे आपने कहा कि आपने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी, मोबाइल नहीं यूज़ किया, टीवी नहीं है आपके घर में, दोस्तों से दूरी बनाई, तो ये जो चीज़ें चीज़ें सैक्रिफाइस करनी आपको पड़ी हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि अगर हम 12 घंटे 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं, ये बोर हो जाते हैं। तो कभी आपको ऐसा लगा कि बस किताबें किताबें और मैं ये बोझिल हो रहा है मेरे लिए? हाँ, लगा मैम। जब जब एग्ज़ाम नज़दीक था मेरा, तब लगता था कि ये चैप्टर मुझे काफ़ी प्रॉब्लम है और मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ, और तो ज़्यादा पढ़ने लगा था, जिसके वजह से काफ़ी स्ट्रेस मुझे हुआ। तो मैंने इसके लिए क्या किया था कि जो मुझे प्रॉब्लम देने वाले चैप्टर थे, उसको मैंने रिवाइज़ किया और रिवाइज़ करने के बाद जिस टॉपिक में मेरा प्रॉब्लम लगा, उसको जल्दी-जल्दी मतलब क्लियर किया और लगा कि इससे अगर क्वेश्चन्स आते हैं, तो मतलब 50% इतना चांसेस है कि इससे क्वेश्चंस मैं बना दूंगा। स्ट्रेस लेने की जहां तक बात है, आप स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि अगर आप इधर नहीं मतलब जैसे अप्रैल मई जून तक आपका सिलेबस क्लियर नहीं होता, मतलब 50% आपका हो जाना चाहिए। अंत तक आप सिलेबस को बचाए मत रखिए। तो अगर आप अंत तक सिलेबस को बचाए रखते हैं, तो आपका स्ट्रेस काफी अधिक बढ़ जाता है। नहीं, स्ट्रेस दूर करने के लिए क्या आपकी कोई हॉबी भी है? बहुत सारे बच्चे तनाव दूर करने के लिए कुछ ब्रेक लेते हैं, कुछ ऐसा करना पड़ता है क्या आपको?
यस मैम, प्लांटिंग मेरी हॉबी है। मतलब एक खेत है तो उसमें मैं मतलब पौधा बोता हूँ और उससे मैं बहुत खुश रहता हूँ। दूसरा जो है, मैं गाना गाना चाहता हूँ। अच्छा, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए कि रिजल्ट आने के बाद से आपके मम्मी पापा का क्या रिएक्शन है? मम्मी-पापा तो काफ़ी खुश हैं, उनको मतलब मेरी माँ है तो वो थोड़ी है तो उनको भी इतना नहीं पता कि क्या होता है, तो माँ भी बहुत खुश है क्योंकि लोग भरे हैं मेरे घर पे। हमारे पापा तो और खुश है क्योंकि सबसे पहले उनके पास ही कॉल आया था। तो अचानक से आपके पापा भी पूरे गांव में, पूरे इलाके में वीआईपी हो गए क्योंकि लोग उन्हें अब आकाश कुमार के पापा के नाम से जान रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आप आकाश के पापा हैं, तो पापा बहुत खुश हो रहे हैं कि मैं तुमसे जाना जा रहा हूँ, पहले तुम मुझसे जाना जाता था कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है। बिल्कुल आकाश, तुम्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और नीट परीक्षा में भी बिल्कुल ऐसा ही आप रिजल्ट लेके आए, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और डेफिनेटली आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे आकाश कुमार जो कि बिहार के अरवल जिले के मंगा बीघा गांव से मेरे साथ जुड़े थे, और उनकी जो बिहार बोर्ड में उन्होंने टॉप किया है, कैसे पढ़ाई की, पढ़ाई करने का तरीका उन्होंने हमसे शेयर किया, कितने घंटे पढ़ाई की, कैसे बुक्स पढ़नी चाहिए। आकाश की कहानी हमें ये बताती है कि ये मायने नहीं रखता कि आप किस घर में पैदा हुए हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आप गरीब हैं कि अमीर हैं, कि आप शहर में रहते हैं कि गांव में रहते हैं, ये बात बिल्कुल मायने नहीं रखती। अगर आप अपनी किताबों को अच्छे से पढ़ते हैं तो आप किसी भी जगह रहकर आपको कामयाबी आप हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आकाश की कहानी आपको प्रेरणा देगी, आपको अपने मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगी। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।